गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बढ़िया, कैसे हैं सभी लोग? और आज आपका थंबनेल भी चेंज है, कुछ अलग भी है। ठीक है, तो अलग थंबनेल है, अलग टॉपिक भी होगा। इसी फाउंडेशन कोर्स आप जानते ही हो कि हमारा फाउंडेशन कोर्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म हो गया। जिन बच्चों ने क्लास देखा है बहुत बढ़िया है, और जो बच्चे नहीं भी देखे हैं तो अपने भाई बहन को शेयर करके दिखा सकते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा बेसिक बहुत क्लियर किया गया है और सबसे बेसिक के साथ कराया गया है। ठीक है, तो आपका हमने टेंस खत्म कर दिया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म हो गया और नया फाउंडेशन कोर्स लेके आएंगे। बट इसके पहले आज कुछ अलग वोकैबुलरी करते हैं, क्योंकि आपका वर्ब एंड सब्स्टिट्यूशन तो ऑलरेडी चल रहा है। और आज जो करेंगे इडियम्स ऑफ फ्रेजेस पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 मेंशन नहीं है, पार्ट 1 करेंगे। ठीक है, इडियम फ्रेजेस में और इमेज के साथ सीखेंगे। ठीक है, इडियम फ्रेजेस क्या है एक्चुअली। ठीक है, चलिए। ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन का सीरीज रहेगा और 25 क्वेश्चन के सीरीज में हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, कि कितना याद हुआ, और याद करने का तरीका भी आपको अच्छा तरीके से करवाऊंगा। ठीक है, कुछ कुछ ऑलरेडी आपको याद होगा, क्योंकि कहावतें एक हिंदी होता है जो हिंदी में हमेशा याद रहता है, किसी को मुंह पे बोल सकते हैं। बट इंग्लिश बोलना और समझना अंतर है ना। कहावतें वही है ना कि एक लाइन पूरा डेफिनेशन और पूरा पैराग्राफ को चेंज कर देता है। ठीक है, तो पहले कहा सब देखेंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन का आई थिंक है 24 है। हाँ, 24 क्वेश्चन कराऊंगा, धीरे धीरे सीरीज लाते रहेंगे पार्ट बाय पार्ट 1। ठीक है, ज्यादा लेक्चर बड़ा भी नहीं करेंगे, तो हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, हर एक कहावत को समझेंगे और याद करने का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, चलिए पहले नोट करना, नोट करिएगा। ठीक है, ऑल आई फॉर एन आई, क्या ऑल 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 आई फॉर एन आई, ऑल आई फॉर एन आई का मतलब क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना कि जैसे को तैसा, तो टीट फॉर टैट। ये तो पहले इसका इंग्लिश हो गया। इसका मतलब लिखना जैसे को जैसे को तैसा। अब याद कैसे करोगे? देखो इमेज दिख रहा है आपको, इसके अंदर इमेज, ये आदमी इसका आंख निकाल लिया और ये आदमी इसका आंख निकाल लिया। मीन्स क्या हुआ कि ए इसका आंख निकाला, ऐसा किया और सेम उसी के साथ वो चीज कर दिया। तो जो व्यक्ति जैसे को तैसा बोलता है, नहीं जैसे को तैसा हुआ, वो चोरी किया तो उसके घर में चोरी हो गया, उसके घर में चोरी किया तो वही बात है जो आप बोलते रिटर्न में, वही चीज वापस कर देना। एक थप्पड़ मार, दूसरा थप्पड़ मार दिया। इसका मतलब क्या है कि वह ऑल लाइफ फॉर एन आई होता है जैसे को तैसा। आप जैसा काम करोगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो याद करोगे कैसे? ऑल आई फॉर एन आई, अनेक आंखों के लिए एक आंख में, सभी समझ रहे हो, ये आंख निकाला, ये भी आप आपका आंख निकाल लिया। ठीक है, और इंग्लिश रहेगा आपका टिट फॉर टैट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एट सिक्सेस एंड सेवन। क्या है एट सिक्सेस एंड सेवन? इसका मतलब होता है इन डिसऑर्डर। अब कैसे याद करना है, देखिए इसका रियली होता था एट सिक्सेस एंड सेवन का मतलब होता है तितर बितर, इधर उधर एकदम बगड़म बिगड़म जो बोलते हो। तो एट क्या, एट सिक्स एंड सेवन का मतलब होता है तितर बितर या बिखरा हुआ। ठीक है, तितर बितर या बिखरा हुआ। अब याद कैसे करोगे आप? देखो एट सिक्सेस एंड सेवन, आधे छह और आधे इधर सात, याद हो जाएगा। आधे छह और आधे सात, तो इसके अंदर दिख रहे हैं सब भेड़ बकरी की तरह, सब इंसान कुत्ता जानवर, सब जानवर के साथ पक्षी सांप अब सब एक साथ भाग रहे हैं। ठीक है, कुछ हुआ होगा और एक साथ तितर बितर होके निकलते जा रहे हैं। तो एट सिक्स एंड सेवन का मतलब होता है तितर बितर। ठीक है, क्या होता है तितर बितर? इसका मतलब होता है इन डिसऑर्डर। इन डिसऑर्डर मीन्स आप सही तरीके से नहीं, थोड़ा गलत तरीके से। ठीक है, तो इन एट सिक्स एंड सेवन मतलब कि सिंपल याद रखना तितर बितर, और यही लिखेगा इन अ प्रॉपर वे, चाहे इन डिसऑर्डर तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ फिश आउट ऑफ वाटर, तो ये याद करने का तरीका सबसे इजी है, आई थिंक सब में से सबसे बहुत इजी है। अब देखो, अब मान के चलिए कि इस कहावते का मतलब क्या है? कहावत का मतलब क्या है? इस कहावत का मतलब होता है जब व्यक्ति परेशानी या बेचैनी में होता है, ठीक है, तभी उस कहावत का मतलब है। मीन क्या है? अ फिश आउट ऑफ वाटर,
जब एक मछली पानी के बाहर निकाला जाएगा तो क्या वो सही सलामत रहेगी कि बेचैन हो जाएगी? बेचैन हो जाएगी। एट क्या है कि अ फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स मछली को पानी से बाहर निकालोगे तो कैसा हो जाएगी? बेचैन हो जाएगी ना। बेचैन मिसकाची इन एन अनकंफर्टेबल पोजीशन। कंफर्टेबल नहीं, अनकंफर्टेबल पोजीशन। याद कैसे करना है? तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? इसका हिंदी क्या क्या लिखोगे? बेचैन। क्या? बेचैन। इसका हिंदी हो जाएगा बेचैन। ओके। चलो, तो याद कैसे करना है? अ फिश ऑफ वाटर मीन्स जब बेचैन आदमी होता है उसी को बोलते हैं फिश ऑफ वाटर। मीन्स क्या? इन एन अनकंफर्टेबल पोजीशन। एग्जाम में बस ये रहेगा और आपका इसका मीनिंग याद रहेगा तो एग्जाम में आप टिक मार सकते हैं। और एक बात बोलना चाहूंगा कि जितने वोकैबुलरी सेक्शन होता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स या वही इमोशनल सब्स्टिट्यूशन हो या इडियम फ्रेजेस हो, ये जितने होते हैं तमाम वर्ड ये आपको इमेजिनेशन से ही याद होगा। आप हर एक बच्चे को बोलना चाहता हूँ मैं, इमेजिनेशन की जब भी मैं पढ़ता था तो इसको भी मैं इमेजिनेशन की तहत ही याद करता था। विदाउट इमेजिनेशन आप इसको रट्टा कितना दिन मारोगे, कितना देर तक करते रहोगे? ये मेंटलिटी याद हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो जितने वोकैबुलरी सेक्शन होते हैं इनको आप सही तरीके से अपने अगल बगल के सराउंडिंग या जितने भी एटमॉस्फेयर लोग रह रहे हो, जैसे कोई दूसरे काम हो, चाहे कोई अटपटा काम करता है, कोई चोरी बहुत करता है, कोई काम धाम नहीं करता, घर पे रखा रहता है आवारा, तो वैसे वैसे व्यक्ति से आप रिलेट करके अगर इडियम फ्रेजेस को याद करते हो तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको याद रहेगा। ये सब जितना आपको याद कराता हूँ ये सब अपने ट्रिक लेके आता हूँ और वो ट्रिक की तरह आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो वो ट्रिक याद तो रहेगा और याद करना ही पड़ेगा। ऐसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लेके आऊंगा, उसको अंदर भी मैं आपको ट्रिक करवाऊंगा उसका। ठीक है, हर एक वर्ड करवाएंगे उसका मतलब। तो ट्रिक इंपॉर्टेंट है। जैसे वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी ट्रिक ला रहा था कि इसको कब बोलेंगे, बिवरेज क्या होता है आपका, बेबी ड्राइवर, बैक सीटर क्या होता है, ये जितने भी वर्ड हैं तो ये सब वर्ड सब्स्टिट्यूशन अल्फाबेट ए से स्टार्ट हो ही चुका है। बट ये आप ध्यान रखिएगा, फिश ऑफ वाटर मीन्स होता है इन अनकंफर्टेबल पोजीशन। अब कैसे याद रहेगा? एक तो अब फिश है और वाटर से बाहर निकाल दिया, जैसे कि मछली देखो, ये बेचारी मछली किसमें है? एकदम सूखा पड़ी हुई है। अब सूखा तो पड़ी हुई है, सूखा पड़ी, ठीक है, सूखा पड़ने यानी क्या कह रही है? ट्रेनिंग इज फॉर न्यू गाइस बिसाइड्स ऑलरेडी नो इट ऑल। इसका मतलब क्या है? जो ट्रेनिंग होता है वो नए आदमी के लिए होता है ना। ट्रेनिंग नए आदमी के लिए होता है, मेरे लिए क्या मतलब? ये आदमी जो इसको रखा होगा इसको ट्रेनिंग दे रहा होगा कि बाहर आप बताओ कि तुम बाहर रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो, इसको ट्रेनिंग दे रहा है। अब बताइए, ये तो जानता है ना कि आदमी को मुझे तैरना है, तैरना तो जानते हैं, इसको ट्रेनिंग मिल रहा है, मीन से इसको बेचैन किया जा रहा है, अनकंफर्टेबल पोजीशन में रखा जा रहा है। तो फिश ऑफ वाटर मीन्स क्या होता है? इन अनकंफर्टेबल पोजीशन या बेचैन व्यक्ति, बेचैन पर्सन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट है आपका एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। क्या है? एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का क्या मतलब होता है? तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या मतलब होता है? एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़। तो पहले इसका हिंदी लिख लीजिए और सामने इसका इंग्लिश है। क्या है? झगड़े की जड़। अब झगड़े की जड़ कैसे? झगड़े की जड़, तो देखिए, द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कॉज ऑफ फाइटिंग। क्या होता है? कॉज ऑफ फाइटिंग। अब कॉज ऑफ फाइटिंग कैसे? जैसे मान के चलो, याद कैसे करोगे एन एप्पल डिस्कॉर्ड? तो याद करना है, मान के चले आप जो भी व्यक्ति पढ़ रहे हो, वो लड़का चाहे लड़की हो, अपोजिट समझिए, लड़की है तो समझना कि मेरा भाई था और लड़का है तो समझना मेरी बहन थी। अब क्या हुआ? ये दोनों एक किसके लिए लड़ाई कर रहे थे? एप्पल के लिए। किसके लिए? एक एप्पल की लड़ाई कर रहे हैं। अब एप्पल की लड़ाई कर रहे थे, झगड़े की जड़ कौन है इसके अंदर?
वो दोनों लड़के की वो सेव, सेव है सामने दिख रहा है आपको, तो जो सेव दिख रहा है और याद कैसे करना है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स जो सेव था उसके चलते वो झगड़ा बढ़ रहा है और ये दोनों एक दूसरे से छीना जोरी या फाइटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसा अपोजिट मान के करो तो वही पर्सन होगा, कैसे, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। समझ में आया चीज, ये चीज समझ में आया। तो याद करना है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कॉज ऑफ फाइटिंग, मीन्स जब झगड़ा हुआ तो उसका, उस झगड़े की जड़ क्या है, उस झगड़ा स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, इसका मतलब होता है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है। तो क्या लिखोगे, हिंदी इसका झगड़े की जड़। चलिए नेक्स्ट, चलिए चलो, लिखा है अ डार्क हॉर्स, अ डार्क हॉर्स। अब बताइए, अ डार्क हॉर्स से तो याद नहीं होगा बट मुझे कैसे भी आपको याद कराना है। तो डार्क हॉर्स का मतलब होता है अ कंपिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज। इसका मतलब होता है कि सबसे इजी लैंग्वेज याद करने का तरीका है छुपा रुस्तम। क्या याद करोगे, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है छुपा रुस्तम, ठीक है, छुपा रुस्तम। अब छुपा रुस्तम कौन व्यक्ति होता है, जो हमें लगता नहीं कि ये चीज कर सकता है बट वो कर देता है। तब ऐसे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अब वो साथ में रह रहे हैं तो लोगों से डर नहीं है, डर आपके रूम के बगल चाहे रूम के अंदर ही व्यक्ति से डर रहेगा कि हम पढ़ रहे हैं ये नहीं पढ़ रहा है, मतलब कोई तो कारण है। चाहे ये पढ़ रहा है हम उतना टाइम नहीं दे रहे तो कोई तो कारण है। अब मान के चलो, अब मान के चलो कि बच्चा वो दोनों पढ़ रहे हैं, अब पढ़ने के दौरान एक जो आप बहुत पढ़ रहे हो, ठीक है, वो बच्चा वो कम पढ़ता है और लगभग नहीं पढ़ता है, कभी कभी पढ़ता है। और सीजीएल का रिजल्ट 2021 हुआ, आपने लगन से दिया एग्जाम, आपका नहीं हुआ और उस व्यक्ति का हो गया, आपका नहीं हुआ उस व्यक्ति का हो गया, तो लगेगा कैसे कि ये तो पढ़ता भी नहीं था इसका रिजल्ट हो गया। इसका मतलब क्या है कि रिजल्ट सीजीएल का हुआ है तो ये बिना पढ़ाई के तो नहीं हुआ होगा, वहां पे तो आप तो घुस नहीं सकते कंप्यूटर को, बिना पढ़ाई बिना मेहनत को निकलेगा नहीं। तो वो व्यक्ति दिखाता था अपने कॉम्पिटिटर को कि हम कुछ नहीं पढ़ते और ये व्यक्ति इसको हल्के में लेता था, और यही व्यक्ति यहाँ सीजीएल के रैंक पे पोस्ट पे आ गया। मीन्स वो व्यक्ति क्या है, छुपा रुस्तम। छुपे रुस्तम को बोलते हैं अ डार्क हॉर्स। तो कैसा है वो, डार्क हॉर्स है। मीन्स अज्ञात, अज्ञात योग्यता वाला प्रतियोगी। कैसा, अज्ञात, अज्ञात योग्यता वाला प्रतियोगी, ठीक है। और इसका इंग्लिश क्या हो गया, कॉम्पिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज। मीन्स ऐसा कॉम्पिटिटर हो जो उसके कैपेबिलिटीज जो है वो दिखता नहीं है, ठीक है, बट आगे चल के उसको काम दे देता है, ठीक है। तो उसी को बोलते छुपा रुस्तम। और डार्क हॉर्स ये अचानक प्रसिद्ध है, और इसे भी बोल सकते हो अचानक प्रसिद्ध होने वाला व्यक्ति। तो आप लिख सकते हो अचानक प्रसिद्ध होने वाला व्यक्ति, ठीक है। यहाँ लिख लीजिएगा, अचानक प्रसिद्ध होने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो अचानक प्रसिद्ध होने लगती है। अब ये जो व्यक्ति की बात करें, ये मैंने पिक्चर क्यों लगाया कि ये आपका आमो हजी है, इसका नाम है आमो हजी। और ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, महान नहीं, खूबसूरत भी नहीं, सबसे गंदा आदमी है, और फिलहाल में इसकी मौत हो गई है। तो ये जो आदमी था वो कैसे भी रह लेता था गड्ढे में, चाहे वो ऐसे भी गड्ढे में ही रहता था, सोता था, खाता पीता, ठीक है। कैसे खाता था वो जान भगवान जाने। तो ये जो व्यक्ति था अचानक प्रसिद्ध हुआ, उनको धोखा गया और वर्ल्ड का नंबर 1 गंदा आदमी बना दिया गया, ठीक है। कैपेबिलिटी इसके अंदर है बट इसको प्रसिद्ध किया गया। वैसे ही आपका बिहार का सोनू कुमार, जो बच्चा वो हल्का छोटा सा था और आईएएस बनने का सपना देखता है, आज उसका आइलैंड में एडमिशन है, तो वो भी एकदम प्रसिद्ध होने वाला व्यक्ति हुआ ना, अचानक से प्रसिद्धि ले लिया। तो उसी को बोलते हैं डार्क हॉर्स। मीन्स छुपा रुस्तम, लगता नहीं कि चीज है बट वो करता है। मीन्स अ डार्क हॉर्स, अ कंपिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट वर्ड, इसको नोट करिए, अ देन ऑफ स्ट्रो। क्या होता है, अ देन ऑफ स्ट्रो,
तो देखिए इधर अ देन ऑफ स्ट्रॉ, ठीक है, क्या लिखा है देन ऑफ स्ट्रॉ। तो देन ऑफ स्ट्रॉ का क्या मतलब होता है? अ देन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है मामूली व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? मामूली व्यक्ति। अब मामूली व्यक्ति क्या है? अ मैन विथ नो वॉइस और विल ऑफ हिज ओन। अ मैन विथ नो वॉइस और विल ऑफ हिज ओन, इसका मतलब होता है वैसा व्यक्ति जिसके अंदर शक्ति कुछ चीज को हो ना, पहली बात, और उसके अंदर मतलब बोलते हैं ना कि ये तो एकदम ये कैसा व्यक्ति हो, मरा हुआ व्यक्ति हो, मतलब बोलने का आवाज भी नहीं है, एकदम हल्का हल्का बोल पाता है, शरीर वैसा ही ढांचा जैसा है, पुतला जैसा रहता है एकदम, ठीक है, स्टैचू जैसा पुतला एकदम। तो अब देन ऑफ स्ट्रो का मतलब मैन विथ नो वॉइस और विल ऑफ हिज। अब इस व्यक्ति को देखिए, इसे सबके घर में बोल रहा हूँ, सबके खेत में रहता है ये चीज। रहता क्यों है? भगाने के लिए, चिड़िया को भगाने के लिए। ये भगाने के लिए होता है। अब भगाने के लिए रखा क्यों जाता है? रखने का कारण ही है कि जैसे ही रखा रहेगा तो कौवे पक्षी नहीं आएंगे, बट इस कहावत पे सूट करता है। तो याद कैसे करोगे? अ देन ऑफ स्ट्रो, एक आदमी है जो खुद से नारियल लिया है और स्ट्रो लेने के लायक भी नहीं है, ठीक है, स्ट्रो सामने रखा है, लायक भी नहीं है, और वो दूसरे से बोलता है कि भैया स्ट्रो धरा दो, भैया स्ट्रो धरा दो। मतलब वो इसे फील कर रहा है कि सबसे कमजोर आदमी वही है। तो याद करने कॉन्सेप्ट है मेरा, मैं तो इसी से याद किया था, देन ऑफ स्ट्रो। अब आदमी जब स्ट्रो लेने के लायक भी नहीं हो तो मामूली व्यक्ति होगा ना, तो इसका मतलब लिखना आप मामूली व्यक्ति, ठीक है, मामूली व्यक्ति या साधारण व्यक्ति। तो किसी को अगर बोलना चिढ़ाना है, कुबर नहीं बोल सकते, या बोल सकते तेरे में जान नहीं है, तो इंग्लिश में आप कहावत बोल दो कि यू आर अ देन ऑफ स्ट्रो, यू आर लुकिंग अ देन ऑफ स्ट्रो। मीन्स आप क्या चीज इडियम फ्रेजेस का यूज करके आप किसी को भी चिढ़ा सकते हैं, ठीक है, बट उतना रियलिटी नहीं है, इतना मजा भी नहीं बोलने में। जिसे कि लगता नहीं कि एक हिंदी गाली जब आदमी देता है तो बहुत बुरा लगता है, और एक इंग्लिश अंग्रेजी में गाली दे तो वो उतना बुरा नहीं लगता जितना कि हिंदी वाला लगेगा। वो कुछ मेंटेलिटी अंदर से प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो लिख लेना मामूली व्यक्ति, अ मैन विथ नो वॉइस ऑफ हिज विन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड, इसको नोट करते रहिएगा साथ में, और ये नहीं भी कर रहे हैं तो ओरली आप बोलते रहिए, मैं याद ही करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये लिखा है आपका ब्लैक शिप। ये पढ़े हो बाबा बाबा ब्लैक शिप, ये पोएम रहता था ना बच्चों की किताब में। ये है ब्लैक शिप। अब काला भेड़ी होता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अब इमेज में तो होता ही होगा। अब ब्लैक शिप का मतलब होता है अशुभ व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? अशुभ व्यक्ति। अब जैसे कि कुछ काम कर रहे हो, अब कोई आदमी आता है, अब ये देखो रियलिटी बताता हूँ, मैच चल रहा है वही इंडिया पाकिस्तान का, और मैच चलने के दौरान कोई आदमी देखने के लिए आया, और जैसे ही लाइट ऑफ, उसको इतना गरियाएंगे, ऐसे बोलेंगे पनौती है, अब वही है, अशुभ व्यक्ति है, सब तू मैचो भाड़ दिया। अब वही जब जाएगा, और जाने के बाद भी लाइट नहीं आया, फिर वापस एंट्री लेता तो लाइट आता है, बोलता अरे वाह तेरे आने से लाइट आ गया, ऐसा लगता है। तो एक कुछ मेंटेलिटी लगता है, तो मेंटेलिटी वो उसको छोड़ देता, कहावत हो गया। बट अब ब्लैक शिप का मतलब होता है अशुभ व्यक्ति, या मीन्स क्या चीज, अन एन अनलकी पर्सन। अब अनलकी पर्सन कैसा? देखिए ये भेड़ी दिख रहा है, तो याद कैसे करोगे? अब ब्लैक शिप याद कैसे करना है? तो याद बहुत वेरी सिंपल है, ये ट्रिक है। ऐसा याद करो कि जहीं कहीं भी जैसे कि बिल्ली रास्ता काटे तो शुभ माना जाता है, बस बिल्ली को हटाइए और ब्लैक शिप लगाइए, ठीक है। मान के चलो जैसे जहां भी ब्लैक शिप देखता है आदमी तो उसको वो शुभ कुछ काम हो ही जाता है। मीन्स वो कैसा है? अशुभ चीज है। ब्लैक शिप कैसा है? अशुभ चीज है, ठीक है। कहीं भी काला घोड़ा देख ले तो काला घोड़ा, डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का क्या मतलब था? अज्ञात योग्यता दिखने वाला प्रतियोगी, अज्ञात योग्यता वाला प्रतियोगी प्रत्याशी, अ कॉम्पिटिटर विथ नो अननोन कैपेबिलिटीज, जैसे कि बोलते छुपा रुस्तम, याद हो गया। और अब ब्लैक शिप का क्या मतलब हो गया? अशुभ व्यक्ति, ठीक है, एन अनलकी पर्सन। तो याद कैसे करोगे? भेड़ कहीं भी दिख जाता है, काला भेड़ तो अशुभ माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है एट अ स्टोन्स थ्रो। क्या है? एट अ स्टोन्स थ्रो। तो एट अ स्टोन्स थ्रो क्या है मतलब कि एट अ स्टोन्स थ्रो। अब मुझे आप बताइए कि बचपन में आप कित कित खेले? कित कित एक खेल का नाम है जो ऐसे ऐसे स्क्वायर टाइप में आता था, और इसके अंदर बच्चे खेलते थे। हाथ, इसके अंदर हाथ छप गया, इसके अंदर पैर छप जाता था, फिर इसके अंदर हाथ आपका छप गया, फिर पैर ऐसे से चलना पड़ता था जमीन पर रख रख के। तो इसको जो कित कित बोला जाता था एक गेम को। इसके अंदर क्या होता था एक्चुअली,
कि आदमी पत्थर फेंकता था और पत्थर फेंकने के बाद था कि वो दूर पर हमारा घर, आगे पत्थर फेंका वो दूर पे हमारा घर, वहां तक पहुंचना है मुझे इस चीज फॉलो करके गेम में। तो एट अ स्टोन थ्रो का मतलब होता है थोड़ी ही दूर पर। क्या होता है? थोड़ी ही दूर पर, ठीक है, थोड़ी ही दूर पर। एट अ स्टोन थ्रो, थोड़ी ही दूर पर। तो एट अ स्टोन थ्रो का मतलब कि टू बी वेरी नियर, बहुत समीप, पास हो, वही लिखा है ना, टू बी वेरी नियर एट अ स्टोन थ्रो। अब याद कैसे करोगे? देखिए, एक व्यक्ति से घर में पत्थर मार रहा है और एक व्यक्ति से घर में पत्थर मार रहा है, दोनों से पत्थर मार रहे हैं। अब पत्थर मार के बोले कि ये ले तेरा घर, अब पास में आ गया, ये ले ये तेरा घर, ठीक है। तो याद कैसे करोगे? एट अ स्टोन थ्रो मीन्स थोड़ी दूर पर। बोलते ना कि यार अब कितना दूर है यार, अभी तक पहुंचे नहीं, मतलब बस एट अ स्टोन थ्रो, बस थोड़ी दूर पर है, ठीक है। एट अ स्टोन थ्रो, एक पत्थर मारेंगे आ जाएगा चीज। इसका मतलब क्या है? एट अ स्टोन थ्रो, पत्थर को फेंका और दिखाया कि वो चीज वहीं पे, ठीक है। ऐसे ही याद करना है आपको, ठीक है। तो एट अ स्टोन थ्रो मीन्स थोड़ी ही दूर पर, टू बी वेरी नियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड। चलिए नेक्स्ट वर्ड है टू ऐड। कची टू ऐड अ न्यू फेदर इन वंस कैप। अब ये सबको याद होगा, इसका कहावत के हिसाब से नहीं भी देखोगे तभी चीज याद होगा। अब कैसे याद होगा? जैसे एट अ स्टोन थ्रो, सॉरी, टू ऐड अ न्यू फेदर इन वंस कैप, इसका मतलब क्या? टू अचीव सक्सेस। अब याद कैसे करोगे? पहले तो इसका हिंदी लिख लीजिए, एट अ स्टोन, एट अ न्यू फेदर इन वंस कैप, टू ऐड अ न्यू फेदर इन वंस, किसका मतलब होता है नई सफलता पाना, ठीक है। नई सफलता पाना या उसको लेना, ठीक है, नई सफलता अपनाना। तो जो व्यक्ति नया सफल होता है, बोलते हैं ना कि अब देखो, याद सबसे अच्छा ट्रिक बताऊंगा। जैसे कि देखो, नया व्यक्ति होता है, अब किसके उसके कैप पे जब फेदर लगाया जा रहा है, फेदर का मतलब है नहीं पंख का, मोर का पंख घुसा दिया जा रहा है, ये कहावत का मतलब अलग होता है। अब जैसे कि आर्मी का जब पोस्ट अच्छा रैंक होता था, उनके यहाँ यहाँ बैचमेंट लगता है, यहाँ यहाँ एनडीए में सब लगता है ना, तो उनका एक हिसाब से सक्सेस और मिल रहा है, आगे पोस्ट बढ़ाया जा रहा है। तो टू ऐड अ फेदर इन वंस, इसका मतलब होता है खुद के ऊपर जब आप, फेदर मीन्स एक नया पंख लगा रहे हो, इसका मतलब क्या? आप ऊंचाइयों को हासिल कर रहे हो, आप ऊंचाइयों और अपना जीवन एक सक्सेस बना रहे हो, ठीक है। अब सक्सेस हो जा रहे हो, इसका मतलब वही ना दिख रहा है। देखो ये बेचारा अचीवमेंट दिखा रहा है ट्रॉफी लेके, यस आई एम विनर, मैं जीत गया, अपना सक्सेस ऊपर किया। तो वही मतलब होता है टू ऐड अ न्यू फेदर इन वंस कैप, नई सफलता पाना या नई सफलता खुद सुहाना, उसी को बोलते हैं टू अचीव सक्सेस, ठीक है। सक्सेस को खुद अचीव करना, उसी को बोला जाता है टू ऐड अ न्यू फेदर इन वंस कैप। अंडरस्टैंड बच्चे, समझ में आया? तो याद सब यही करना है। अब फेदर ये नहीं भी अगर याद करोगे तो ये चीज ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा। अब कैप के ऊपर पंख लगा रहे हैं तो मजाक थोड़ी हो रहा है। फेदर मीन्स आपके ऊपर पंख लगाया जा रहा है कि आप समझ लो कि कितना पोस्ट आप आगे निकल गए हो, ठीक है। आपके ऊपर एक साया पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है टू हैव एन एक्स टू ग्रीन। क्या है? टू हैव एन एक्स टू ग्रीन, इसका मतलब क्या होता है? टू हैव एन एक्स टू ग्रीन, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी दिख रहा है, ये औरत काट रही है पकड़ के इसको, बाप रे बाप, लग रही है कि अब किसी का एक्सीडेंट ही करी, गर्दन खच्च से। अब इतना पजाया हुआ चीज दिख रहा है, तो ये तो सही मकसद से तो नहीं है पजा रही होगी, वो भी एकदम सूट बूट पहन के कुल्हाड़ी पजाता है जी कोई? कोई तो कारण हो रहा है, पुलिस कंप्लेन कर देंगे कुछ की था। छोड़ो इनकी बात, अपने आते हैं। तो टू हैव एन एक्स टू ग्रीन, टू हैव एन एक्स टू ग्रीन का मतलब क्या होता है? लालची व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? लालची व्यक्ति। टू सेल्फिश इन नेचर, काची उसके स्वार्थ, उसके स्वभाव में ही काची हो, लालच भरा हो। तो टू हैव काची, टू हैव एन एक्स टू ग्रीन, इसका मतलब अब याद कैसे करोगे? ये लेडीज से याद करो। ये आपको लेडीज दिख रही है मोहतरमा, ये क्या कर रही है? कुल्हाड़ी बजा रही है। अब देखो, अब कैसे याद करोगे इसको? देहाती लैंग्वेज में मैंने ट्रिक बनाया है कि आपके घर में काच, खसी इसको बोलते हैं, जो खसी समझ रहे ठीक हो, जो बकरा समझ रहे वो भी ठीक हो। बकरा कटने वाला है, पर पापा ने एक्चुअली मना कर दिया कि आज नहीं कटेगा, कल कटेगा, ठीक है। अब कल कटेगा, अब ये जो मम्मी बोली कि नहीं मेरा बेटा आज ही खाएगा तो आज ही खाएगा, काहे कुछ ना हो जाए, और हम भी आज ही खाएंगे, ठीक है। तो वो उठाई कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी उठाई तो
एकदम लगड़ना चालू कर दी कि यार अब देख बेटा आज हम ही काटेंगे, अब तोरा हम ही खिलाएंगे। इसका मतलब क्या है, वो मैं बेटे लालची है ना, वो खाने में लालची हो चीज के। तो टू हैव एन एक्स टू ग्रीन का मतलब जब एक्स को आप पजा रहे हो किसी को काटने के उद्देश्य से, चाहे अपना लालचीपना दिखा रहे हो, इसका मतलब ही होता है सेल्फिश इन नेचर। तो याद कैसे करोगे, लालची व्यक्ति, ठीक है। स्वभाव कर लो, लालची स्वभाव, ठीक है, लालच भरा स्वभाव, लालची स्वभाव, जैसे याद करना चाहे तो वैसे याद करो, ठीक है। टू हैव एन एक्स टू ग्रीन मजे का चीज सेल्फिश इज नेचर। चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट है आपका आडम्स एल। आडम्स एल क्या है, आडम्स एल, इसका मतलब क्या होता है, फुल्ली प्योर वाटर। कैसा वाटर, प्योर वाटर। अब इसका हिंदी भी आप लिखे लोगे, शुद्ध जल। कैसा, शुद्ध जल, आडम सेल। तो आडम सेल के मतलब कि वाटर बॉटल एंड ग्लासेस क्या करता है, शुद्ध जल बनाता है, ठीक है। इसके अंदर ये दिख रहा है सर्कल, तो मैंने बहुत अच्छा बना लिया। नहीं बना, वो गलती से बन जाता है। तो आडम सेल क्या है, आडम सेल एक मान के चलो, आडम सेल का मतलब ही होता है शुद्ध जल को बोलते हैं एडम सेल। अब याद कैसे करना है, आडम सेल एक कंपनी है, और कंपनी कैसा है, वाटर बॉटल बनाती है, वो भी कैसा पानी का, शुद्ध पानी का। कैसा पानी का, शुद्ध पानी का वाटर बॉटल बनाती है। कौन कंपनी, आडम्स एल। और आडम्स एल कहावत का मतलब होता है काची, काची, प्योर वाटर, ठीक है, प्योर वाटर। चलिए ये देखो ये वर्ड, एट अ स्नेल पेस, क्या लिखा है यहाँ पे, एट अ स्नेल पेस। एट अ स्नेल पेस, अब इसका मतलब क्या होता है, वेरी स्लोली। अब स्नेल से ये तो याद ही कर लोगे, इसका मतलब होता है बहुत ही, बहुत ही धीमी गति से, ठीक है, बहुत ही धीमी गति से। तो आडम सेल का मतलब वो तो हो गया शुद्ध जल, और इसका एट स्नेल पेस का मतलब होता है जब कोई काम या बहुत ही कोई काम हो, तो वो वेरी अगर बहुत ही स्लोली वक्त से चल रहा है, मीन्स बहुत धीमे धीमे गति से वो काम होता है, तो उसका कहावत होता है एट अ स्नेल पेस। एट अ स्नेल पेस का मतलब क्या होगा, टू वेरी स्लोली, एकदम धीरे धीरे। अब याद कैसे करोगे, याद भी उसी एनिमल पे बनाया गया है जो आदमी है ही वैसा। अब देखो स्नेल, स्नेल चलता आदमी क्या है, अगर इसको यहाँ से यहाँ आना है तो कम से कम 1 घंटा लगा देगा, ये चीज समझ रहे हो आप। तो वो तो स्नेल तो ऑलरेडी धीरे चलता है, तो इसका मतलब ही एट अ स्नेल पेस, ठीक है, एट अ स्नेल पेस। अब याद कैसे करोगे, स्नेल कैसा व्यक्ति होता है, स्नेल कैसा होता है, स्नेल आपका ये बहुत धीमी गति से चलता है, एकदम धीरे 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 चलेगा स्नेल। तो स्नेल एट अ स्नेल पेस मतलब होता है कि वेरी स्लोली, जब काम बहुत धीरे धीरे चलता हो तो आप उस चीज को बोल सकते हैं यार दिस वर्क इज एट अ स्नेल पेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इडियम्स आपका अल्फा एंड ओमेगा। क्या है, अल्फा एंड ओमेगा। अब अल्फा एंड ओमेगा क्या होता है, अल्फा एंड ओमेगा, तो अल्फा एंड ओमेगा मतलब होता है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरू से अंत तक लेके बोलते हैं अल्फा एंड ओमेगा। अब देखो हमें महाभारत शुरू से अंत तक लिखना चाहिए, देखना चाहिए, लिखना बोल रहा हूँ, देखना चाहिए। और अगर आप हिंदू जो मतलब कि जो व्यक्ति हैं, उनको पता है कि जब हनुमान चालीसा उठाते हैं तो एक बार पूरा पढ़ दिया जाता है, एक ही बार में खत्म करना होता है, सांस में कि कैसा है आई डोंट नो, बट वो खत्म करना होता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं अल्फा एंड शुरू से अंत तक। अब इसको याद कैसे करोगे, मेन मुद्दा यही है, याद करना है। इंग्लिश तो इंग्लिश अपना रट्टा मार लोगे वो चलेगा, अल्फा एंड ओमेगा याद करना है। कि अब बात ऐसे करते हैं जैसे कि अब कमांडर इन चीफ जितने आर्मी में ऐसा बात होता है कि अल्फा अल्फा कमिंग, वो बात होता है। अब अल्फा से बात बात स्टार्ट करेगा और ओमेगा पे वो खत्म करेगा। अल्फा कमिंग दिस वर्क इज हैज बीन डन, ऐसा बोलता है ना। जैसे आर्मी में यही से बात होता है, अल्फा से स्टार्ट होता है, और याद यही करने का तरीका है, अल्फा और ओमेगा पे एंड कर दिया कि बात को फिनिश करने के लिए ओमेगा बोल दिया।
तो शुरू किया अल्फा से और खत्म किया ओमेगा पर। जब कोई काम शुरू से लेकर अंत तक होता है उसी को बोलते हैं अल्फा एंड ओमेगा। तो सिंपल कहावत। और ये इमेज लगाने का तरीका है कि अब जब हम महाभारत और चाहे कृष्ण लीला देखते हैं तो हम शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं। ठीक है, हनुमान चालीसा हो गया। तो अल्फा एंड ओमेगा का मतलब भी होता है शुरू से अंत तक। अब याद कैसे करोगे? अल्फा कमिंग और ओमेगा फिनिश। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक। मुद्दा यही है आपका कि मेन इडियम्स, सिनोनिम्स और वर्ड सब्स्टिट्यूशन आदमी को देहाती लैंग्वेज में याद कैसा होना चाहिए। आप रट्टा मार के एग्जाम में टिक मार सकते हो, बट रट्टा वही मारेगा जो व्यक्ति कॉन्स्टेंटली पढ़ता हो। अब जो मत सोचता है कि नहीं ट्रिक से याद करना है, तो वो चीज़ ये वीडियो को जरूर लाइक करे और शेयर कर सकता है। जो व्यक्ति को परेशानी है कि याद कैसे करना है, तो मैं सबके लिए इमेजिनेशन प्लस ट्रिक आपके लिए लेके आता हूँ, कैसे चीज़ों को याद रखेंगे। जैसे डार्क हॉर्स पकड़ लिए, ब्लैक शिप पकड़ लिए, एडम्स एप्पल पकड़ लिए। वैसे देखिए एप्पल पाई ऑर्डर क्या है? एप्पल पाई ऑर्डर इसका मतलब होता है इन अ प्रॉपर वे। इन अ प्रॉपर वे अब याद कैसे करना है? इन अ प्रॉपर का मतलब लिख लो पहले हिंदी सही ढंग से। ठीक है, चाहे सही तरीके से। सही तरीके से अब कैसे याद करना है? ये देखो, एक तो एप्पल है, एप्पल है और ऑर्डर में रखा गया है। अब जैसे फल फूल का दुकान होता है उसमें कैसे से रखा था सजा के, संतरा एप्पल अनार एकदम ऐसे क्रम में रखा रहता है त्रिभुज के एंगल में। जब एप्पल को देखो इस चित्र में दिख रहा है आपको, एप्पल को एकदम क्रम क्रम में रखा गया एकदम सटा सटा के, और सब लाल अलग है हरियर अलग है, लाल पीला उसमें मत जाइए, लाल पीला पर दिख रहा है ये चीज एकदम एकदम क्रम में रखा हुआ है। पाई, अभी देखो ये पाई तो आपने जरूर पढ़ा ये चीज पाई वाला। तो पाई इसका मतलब क्या हो गया? पाई एप्पल को कैसे रखा हुआ है? एप्पल पाई ऑर्डर मतलब होता है कि एप्पल को सही ढंग से रखना। इसका मतलब होता है कि जब कोई काम सही तरीके से और उसको सही ढंग से रखा जाता है उसी का कहावत बनता है एप्पल पाई ऑर्डर। अब याद कैसे करोगे? एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल को सही ढंग से रखा है। जब कोई काम ऑर्डर में होता है तो उसको बोला जाता है एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है, तो इन अ इम्प्रॉपर वे, नॉट अ इम्प्रॉपर वे। ठीक है नेक्स्ट आपका एट एन आर्म्स लेंथ। क्या है? एट एन आर्म्स लेंथ। तो टू अवॉइड बीइंग वेरी क्लोज डेंजर्स, इसका देखो एट एम्स आर्म लेंथ का मतलब होता है कि एक हाथ की दूरी बनाए रखना। इमेज में दिख रहा है ए आदमी से दूरी बनाए रखा है, मतलब दूरी बनाए, कुछ कांड किया तभी दूरी बनाया है, कुछ गलत सलत किया होगा। इसका मतलब क्या? आर्म्स मतलब कई आर्म हो गया, और एट आर्म्स लेंथ एक लेंथ की दूरी रखना। तो दूरी कब रखोगे? जब कैसा? टू अवॉइड वेरी क्लोज, टू अवॉइड बीइंग वेरी क्लोज डेंजर, जब मुसीबतों को बचने के लिए हम करते हैं। ठीक है, एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है खतरे से, क्या चीज? खतरे से, खतरे से दूरी बनाए रखना। क्या रखना? दूरी बनाए रखना। किस चीज से? खतरे से। तो एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब ही होता है कि एक हाथ की दूरी बनाए रखो किसी व्यक्ति से। बोलते ना कि एक हाथ की दूरी बनाए रखो, करा से बती है ना, इसका मतलब क्या चाहिए? उससे वो उस आदमी कैसा है? खतरा वाला आदमी कुछ काम किया तभी दूरी बनाए रखना। तो एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब ही होता है खतरे से दूरी बनाए रखना है। देखो ये दिख रहा है इमेज में, तो इससे दूरी बनाए रखा हुआ है। और याद करोगे एट एन आर्म्स लेंथ। ठीक है, थोड़ा सा दूरी बनाए रखना। चलिए नेक्स्ट आपका एट अ लॉस। क्या है? एट अ लॉस। अब देखो एट अ लॉस पहले मीनिंग समझ ले क्या है। नॉट नोइंग व्हाट टू डे और व्हाट टू से। क्या लिखा है? नॉट नोइंग क्या? व्हाट टू डू और से। अब एट अ लॉस का मतलब होता है कि निश्चित अनिश्चय की स्थिति में घबराहट होना, चाहे घबराहट की स्थिति में अनिश्चय होना। तो पहले लिख लीजिए इसका हिंदी, और इसका ट्रिक बताऊंगा। घबराहट के कारण अनिश्चय होना। ठीक है, क्या होना? अनिश्चय होना। किसके कारण? घबराहट के कारण। अब कैसे याद करोगे? इडियम से एट अ लॉस। अब एट अ लॉस से कैसे याद करना है? मोबाइल लेके जा रहे थे, मोबाइल जेब से गिर गया, तो लॉस हो गया, मोबाइल गुम गया। ये लॉस हानि है। एक लॉस होता है कि आप घुमाना। ठीक है, तो गुम गया। अब आप चिंतित में हो कि घर जाके मम्मी पापा को काची बता देगा ये व्यक्ति है। अभी सोच तो रहा है कि कैसे ट्रिक मारे कि घर बच जाए हम। तो एट लॉस मतलब कि हानि की स्थिति में, चाहे घबराहट जो आदमी हो जाता है कि अब का बोली, नर्वसनेस होता है ना, उसी को बोलते हैं एट लॉस। तो घबराहट के नीचे, घबराहट के कारण आदमी अनिश्चय भी ले लेता है कि छोड़ जो होती देख ले भाई, चाहे झूठ बोल देंगे कुछ हो। ठीक है,
तो मोबाइल खोया, आदमी घबराहट हो गया। तो कुछ जब लॉस होता है तो आदमी घबराहट में हो जाता है ना, कुछ भी गुम होता है, देखिए अब आगे किसको जवाबदारी देंगे, इसी का याद ही करने का तरीका ही है। एट अ लॉस मीन्स घबराहट में लॉस हो गया, और घबराहट के निश्चय में आदमी कैसा कर रहा है, अनिश्चय ले रहा है, ठीक है, वो सोच ही नहीं पा रहा, नर्वसनेस हो गया है, ठीक है। लास्ट इडियम्स करते हैं, इससे भी टाइम हमारा ज्यादा हो गया, ठीक है। अभी क्लास तो रेगुलर जाते रहेगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये इडियम्स आपको इमेजिनेशन से याद कराना है मुझे, टाइम लगे लेकिन हर एक वर्ड को समझाना है, ठीक है। तो ऑलरेडी पार करने से कोई फायदा नहीं है, तो हर एक वर्ड को सीखेंगे। देखिए अब इमेज देखिए इसके अंदर, अब शयन कक्ष में बेचारा डांट खा रहा है पत्नी से, चाहे जो भी हो। तो एट अ लॉगरहेड, तो एट अ लॉगरहेड मतलब क्या होता है, इन डिस्प्यूट क्वेरलिंग सिचुएशन, और इन डिस्प्यूट क्वेरलिंग सिचुएशन का मतलब होता है झगड़े की स्थिति पैदा हो जाना, ठीक है काची, एट लॉगर से झगड़े की स्थिति पैदा हो जाना, या लिखो शत्रुता, शत्रुता की स्थिति लिख नहीं, क्या कि हिंदी स्ट्रांग नहीं है, आप लिखिए सिचुएशन, शत्रुता की सिचुएशन बन जाना, ठीक है, बन जाना। स्थिति लिख नहीं पा रहे हम, आप लिख लीजिएगा शत्रुता की स्थिति बन जाना। अब देखो याद कैसे करना है, एट अ लॉगर हेड, अब हेड ये बेचारा सिर पकड़ रहा है, डांट रही इसको, एट अ लॉगर हेड का मतलब ही होता है कि शत्रुता का स्थिति वहां पैदा हो जाता है। अब शत्रुता की स्थिति पैदा कैसे होगा, जब एक झप्पड़ उसको दड़ोगे तब ना, एक झप्पड़ आदि मारेगा, कुछ ना कुछ करेगा, तभी शत्रुता बढ़ता है। अब मान के चलो, अब याद कैसे करना है, यही ट्रिक से कि एट लॉगर हेड, लॉगर से याद देखो लड़ाना, लॉगर से लड़ाना, और हेड मतलब दो आदमी का सिर लड़ गया भीड़ में, और दोनों लड़ा भीड़, तो दोनों में, अब भीड़ लड़ा तो झगड़ा हो गया, अब दोनों का सिर लड़ गया, अब सिर लड़ा तो आदमी झगड़ा करेगा ना, क्या देख के ना चल रहा है, लोक नहीं रहा है, इसका मतलब क्या चाहिए, एट लॉगर हेड, अब एट लॉगर हेड अपने सिर को लड़ गया, और लड़ने के बाद वहां से एक का चीज झगड़े की स्थिति पैदा होना चालू हो गया। तो ऐसी ऐसी ट्रिक ही लेके आऊंगा आपके लिए, याद बस कराना है मुझे कैसे भी, ठीक है। तो एट लॉगर हेड मीन्स का इन डिस्प्यूट क्वेरलिंग सिचुएशन, अब क्वेरलिंग का मतलब लिख लीजिएगा मुसीबत, ठीक है, चाहे मुसीबत होता है और झगड़ा भी होता है, ठीक है, झगड़ा, तो क्वेरलिंग मतलब मुसीबत, झगड़ा, परेशानी, इस चीज का मतलब होता है। अब परेशानी पड़ जाना, झगड़ा हो जाना, ठीक है, ये मोल लेना। तो लगभग आज ज्यादा तो वर्ड नहीं करा पाया मैं, लेकिन ये टाइम लॉन्ग होते जाएगा, इसका धीरे धीरे आपका बेसिक आपके लिए पार्ट लेके आते रहूंगा, क्योंकि जिसे ज्यादा बचा नहीं, 20 हो गया था, 18 हो गया था, 2 4 6 बचे थे हमारे, कोई दिक्कत नहीं है, इसे ऑलरेडी हम क्लास लाते रहेंगे इसके ऊपर, आप तो नोट कर ही लीजिएगा। तो लगभग 25 करके सीरीज था, बट इडियम फ्रेजेस में ये चीज ज्यादा हो ही जाता है, ठीक है, इडियम फ्रेज में ये चीज ज्यादा हो ही जाता है। तो हमें ट्रिक लेके चलना है, और सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है, बेस्ट ट्रिक क्या है कि आप अपने अगल बगल पड़ोस को आदमी से रिलेशन करो, रिलेशन मतलब क्या चाहिए, उनके विचार को समझो। कोई नल्ला बैठा रहता है, किसी को काम धाम नहीं रहता है, कोई ऐसा रहता है कि बकैती झाड़ते रहता है, उसके ऊपर इडियम फ्रेज बना लो। तो याद करने का यही तरीका है, आप रट्टा मार के जो पढ़ सकते हो, रट्टा मार के काम भी चला सकता है, बट मैंने भी जब प्रिपरेशन किया था, तो उस टाइम पे मैं भी इसको इमेजिन करके ही बनाता था, ठीक है। तो इमेजिन इज मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, फॉर रिमेंबरिंग द इडियम फ्रेजेस, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, और ऐसे आपका पाठ आपके लिए लाते रहूंगा। आज इसको जितना पढ़ाई हुआ, सॉरी, जितना पढ़ाई हुआ उस चीज को पढ़िएगा, और नेक्स्ट क्लास में फिर आगे से हम इस चीज को, सीरीज को शुरू करेंगे, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा, आज का इडियम्स, आज का लेक्चर कैसा लगा, शेयर कमेंट तो करते रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सॉरी करते कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।